हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर, पेडागोजी ऑफ हिंदी का, यानी हिंदी शिक्षण। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण के प्रकरण भाषा कौशल और भाषा कौशल के सोपान। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण उसकी शिशु अवस्था में ही मिल जाता है, जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करके और सीखता है। ध्वनि समूहों को वो समझने लगता है और उन्हें वह बोलने भी लगता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने की ओर ले जाती है और इसी तरह से वह धीरे धीरे भाषा सीखने लगता है। भाषा को अगर हम कहें तो भाषा एक कला है। दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता लाई जाती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम यहाँ पर अभ्यास है। कला की साधना अंततः आदत बन जाती है। शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति को स्कूल से पढ़े व्याकरण के नियम चाहे याद ना हो, लेकिन बोलते वक्त वह स्वतः ही उसके मुख से व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा ही निकलेगी। भाषा जो है उसकी परिभाषा हम हमारी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हम भाषा का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, परिभाषा, विशेषताएं आदि पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाषा कौशल और उसके सोपान। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो माध्यम है यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान का, वो भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा कौशल किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए या शिक्षण कार्य करने के लिए उसके विकास के क्रम को जानना जरूरी है। आज भाषा का जो उन्नत स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, भाषा हमेशा से वैसी नहीं रही है। भाषा जिन सीढ़ियों को पार करके यहाँ तक पहुंची है, वह उसके सोपान कहलाते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम चलकर भाषा इस स्वरूप में पहुंची है। भाषा कौशल के द्वारा ही व्यक्ति की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित होती है। यानी ये चारों प्रकार से उसको गुजरना पड़ता है। श्री देश पांडे के अनुसार भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है। यानी आप समझ सकते हैं देश पांडे जी ने जो कहा है कि भाषा सिर्फ हमारे जो ज्ञान है उसको प्रदान करने या सूचनाएं प्रदान करने का एक साधन नहीं है, बल्कि भाषा को हमें चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाने का कार्य भी करना पड़ता है। भाषा कौशल के उद्देश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। भाषा कौशल के उद्देश्य यानी भाषा सीखने का जो उद्देश्य है वह क्या है। भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा को सुनना होगा, बोलना होगा, पढ़ना होगा और लिखना होगा। श्रवण पठन का उद्देश्य ग्रहण करना है। यानी श्रवण और पठन जो दो हमारे यहाँ पर सोपान है, उनका उद्देश्य है ग्रहण करना। यानी हम सुनकर और पढ़कर जो बात हमने सुनी है और पढ़ी है उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। और दूसरा जो है भाषण और लेखन का उद्देश्य अभिव्यक्त करना। यानी हम जो बोलते हैं वाचन या भाषण, और जो हम लिखते हैं, यानी इन दोनों के द्वारा हम अपने जो बात है या मन के जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। यानी नीचे एरो से आप इसको समझ सकते हैं कि श्रवण और भाषण जो है वो ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। ध्वनि विज्ञान यानी जो ध्वनि से हम बोलकर हमारी बात को समझाते हैं। और दूसरा जो है पठन और लेखन। पठन और लेखन जो है वो दोनों ही सोपान लिपि विज्ञान से संबंधित है। लिपि विज्ञान का यहाँ पर संबंध लिखने से है। यानी हम जो पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, और जो हम लिखते हैं, लिपि का ज्ञान अगर हमें भली प्रकार होगा तो हम हमारी बात को जो लिखी हुई है उसको अच्छे प्रकार से पढ़ सकेंगे, और जो हमारी बात है, हमारे विचार है, उनको हम ठीक प्रकार से लिख सकेंगे।
इस प्रकार से भाषा का जो उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है, वह है हमारे दूसरे की बात को, कही हुई बात को समझना और हमारे जो मन के भाव हैं उनको अभिव्यक्त करना, यानी दूसरे की बात को ग्रहण करना और हमारी बात को अभिव्यक्त करना। अब हम देखेंगे भाषा कौशल के सोपान। यहाँ पर 4 सोपान की बात कही गई है, शुरू से ही हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ भाषा कौशल के जो सोपान हैं उसमें नंबर 1 है सुनना, यानी किसी की बात को बचपन से जो बच्चा सुनता आया है, सबसे पहली जो भाषा का रूप है उसके सामने जो आता है वो सुनना ही आता है। सुनना यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बालक बचपन से जब अपने घर में जो घर के सदस्य हैं उनकी बात सुनता है और उनकी बात को सुनकर धीरे धीरे उसको उसका अर्थ ग्रहण करने लगता है, और ये प्रक्रिया उसके भाषा का पहला कदम है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना जो है वह उसके ग्रहणात्मक कौशल को बढ़ाता है। ग्रहणात्मक कौशल क्या हुआ, यानी उसको ग्रहण करने की उसकी जो क्षमता है उसको विकसित करता है। दूसरा जो इसमें आएगा वह है बोलना। बोलना यानी वो अपने बोलकर अपनी बात को कहता है, और बोलकर कहता है और अपनी बात को, अपने विचारों को प्रकट करता है। तो बोलना में आएगा बोलकर विचार प्रकट करना, यानी यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, जो अभिव्यक्त कर रहा है एक तरह से। तो ये किस कौशल में आएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी पहला सुनना आया था ग्रहणात्मक कौशल, दूसरा बोलना आएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। तीसरा जो इसमें है वह है पढ़ना, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना। यानी दूसरा जो कोई बात कह गया है, जो बात लिखी गई है, उस बात को हम पहले पढ़ेंगे और उसके अर्थ को हम ग्रहण करेंगे, उसके अर्थ को हम समझेंगे। तो ये किस कौशल के अंतर्गत आएगा, ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। यानी किसी की कही हुई बात या लिखी हुई बात को हम पढ़ेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, तो ये ग्रहणात्मक कौशल में आएगा। और इसका जो चौथा है कौशल वो है लिखना। लिखना हमारे बात को, हमारे विचारों को, हमारे मन के भावों को हम लिख कर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर लिखकर विचार को प्रकट करना लिखना में आएगा। और इसका जो कौशल है वह कौन सा आएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी अपने विचारों को, अपने मन के भावों को लिखकर अभिव्यक्त करना। तो इस प्रकार से सुनना ग्रहणात्मक कौशल में, बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल में, पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल में, लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल में। तो इस प्रकार से सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल में, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल में आएगा। भाषाई कौशल को हम इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि भाषाई कौशल के जो 2 पक्ष हैं वो है ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। ग्रहण पक्ष में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं सुनना और पढ़ना। और अभिव्यक्ति पक्ष में जहां हम विचारों को प्रकट कर रहे हैं, हमारे मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पर आएगा बोलना और लिखना। यानी बोलकर और लिखकर हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। भाषा कौशल के ये जो 4 सोपान हैं इनको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नंबर 1 पे आप देखेंगे कि सुनकर किसी की बात को समझा जा रहा है। नंबर 2 पर आप देखेंगे कि बोलकर अपनी बात को प्रकट किया जा रहा है, अपने विचारों को प्रकट किया जा रहा है। नंबर 3 पर आप देखेंगे कि पढ़कर किसी की बात को समझा जा रहा है। और नंबर 4 पर आप देखेंगे कि लिखकर अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार से भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। भाषाई कौशलों के जो ये सोपान हैं इनके शिक्षण का महत्व भी है, तभी इन कौशलों में पारंगत करने या दक्ष करने की कोशिश की जाती है। इसके महत्व के तहत हम देखेंगे कि जो इसका पहला बिंदु है वह है अभिव्यक्ति हेतु सक्षम। यानी भाषा कौशल जो है या भाषा कौशल का जो शिक्षण है वो इसलिए करवाया जाता है कि हम अपने विचारों या मन के भावों को अभिव्यक्त कर सकें, अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकें। इसीलिए इसका जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अभिव्यक्ति हेतु सक्षम। दूसरा जो हम इसमें देखेंगे व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास भाषा कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें बाहर से जब हम उसको देखते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा, उसके व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात को कहना शुरू करता है तब जाकर हमें पता चलता है कि उसका शैक्षिक स्तर क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और उसके व्यक्तित्व का हम पूरा पता लगा सकते हैं। तो यानी
व्यक्तित्व के विकास में भाषाई कौशल जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा जो बिंदु है वह है अर्थ समझने की शक्ति का विकास। अर्थ समझने की बात यहाँ पर यह आ रही है कि हम अगर भाषाई कौशलों में दक्ष होंगे तो किसी के द्वारा कही हुई बात को, किसी के द्वारा लिखी हुई बात को, किसी के द्वारा बोली हुई बात को हम अच्छे से समझ सकेंगे, उसके अर्थ को हम अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। आगे आ रहा है जो अगला बिंदु है वह है लिपि का ज्ञान। लिपि का ज्ञान में यहाँ पर आ रहा है कि जब हम बोलते हैं और जब हम किसी बात को लिखते हैं तो हमारे को लिपि का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम लिपि का हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम स्पष्ट और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसीलिए लिपि के ज्ञान का बहुत महत्व है। तो भाषाई कौशल जो है उसके शिक्षण में लिपि ज्ञान प्रदान करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगे जो आ रहा है बिंदु वह है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, यानी पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने की जो क्षमता हमारी बढ़ जाती है उससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए हमने देखा होगा जो शिक्षित व्यक्ति है उसका आत्मविश्वास अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है, क्योंकि उसे ये डर लगता है कि वो अपनी बात को ठीक प्रकार से दूसरों के सामने अशिक्षित व्यक्ति नहीं रख सकता है। जबकि शिक्षित व्यक्ति अच्छी तरह से अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने बोल सकता है, दूसरों तक लिखकर पहुंचा सकता है और दूसरों की कही बात को सुनकर समझ सकता है और अपनी बात को दूसरों को समझा भी सकता है। इसमें जो अंतिम बिंदु है वह है भाषाई कौशल के शिक्षण के महत्व में ध्वनि विज्ञान का ज्ञान। ध्वनि विज्ञान का संबंध यहाँ पर बोलने से था, जो हम पहले भी देख चुके हैं। यानी हमारी बात जो है उसकी जो हम कहकर जो प्रकट कर रहे हैं या हम बोलकर जो प्रकट कर रहे हैं या दूसरे की कही हुई बात को हम सुनकर जो समझ रहे हैं वो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगर हमें ध्वनि विज्ञान का अच्छा ज्ञान है, अगर हम उसमें पारंगत हैं, अगर हमें उस प्रकार का शिक्षण दिया गया है तो हम इस चीज को, भाषाई कौशल के शिक्षण को और अच्छी प्रकार से सीखकर, और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ध्वनि विज्ञान का ज्ञान होने पर हमारी भाषाई क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर जो हम शुरू करने जा रहे हैं 4 कौशल में से इस वीडियो में हम देखेंगे और विस्तृत जो हम अध्ययन करेंगे वो है नंबर 1 पर श्रवण कौशल का। श्रवण कौशल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हम उसका परिचय ले चुके हैं। यानी यहाँ पर जो बात कही गई है श्रवण कौशल के लिए, तो उसमें ये बात है कि हम सभी जानते हैं कि श्रवण का अर्थ होता है सुनना तथा कौशल का अर्थ होता है प्रवीणता। श्रवण कौशल को मिलाकर यह सुनने की प्रवीणता कहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके कान से सुनने में सक्षम है बातों को सुनता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास श्रवण कौशल है उन बातों को सुनकर उसका उचित अर्थ ग्रहण करके बातों को अमल में लाता है। यदि कोई व्यक्ति बात को सुनकर वही छोड़ देता है तथा उसका मतलब नहीं समझ पाता है, तब हम कह सकते हैं कि उसी व्यक्ति के पास श्रवण कौशल नहीं है। इसीलिए व्यक्ति के पास अगर श्रवण कौशल होगा तो वो अपनी बात को, दूसरे की बात को, कही हुई बात को ढंग से समझ जाएगा। श्रवण कौशल का संबंध, भाषा श्रवण का संबंध यहाँ पर कर्ण से है। शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। उसका अर्थ भी यहाँ पर ग्रहण करना ही है। यदि छात्र कि श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न तो भाषा सीख सकता है, न ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसके भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। यहाँ पर श्रवण कौशल में जो है श्रवण शब्द जो है श्रु धातु से बना है, जिसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति अथवा यंत्र से उच्चारित हुई ध्वनि, शब्दों, भावों और विचारों को कानों से सुनकर ग्रहण करना। यानी श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जो इसमें लिखा है आप स्लाइड में देख सकते हैं कि श्रु धातु से बना है और जिसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति या यंत्र से उच्चारित ध्वनि, यानी किसी व्यक्ति के मुख से या किसी यंत्र से जो ध्वनि आ रही है, मैं भी अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ तो अपनी ध्वनि से ही आप तक पहुंचा रही हूँ और आप श्रवण के द्वारा ही उसे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति अथवा यंत्र से उच्चारित हुई ध्वनि, शब्द, भाव और विचार वो कान से सुनकर ग्रहण करते हैं। मैं जो यहाँ पर अपने वीडियो में बोल रही हूँ आप भी सुनकर ही मेरी बात को समझ रहे हैं, अपने कानों के द्वारा इस ध्वनि को सुन रहे हैं, मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है और इस तरह से श्रवण कौशल का उपयोग आप भी यहाँ पर कर रहे हैं। सुनकर अर्थ समझने की क्षमता,
सुनकर अर्थ समझने की क्षमता ही श्रवण कौशल है। तो मैं समझती हूँ यहाँ पर आप श्रवण कौशल का मतलब तो समझ ही गए हो। आगे आता है श्रवण कौशल का उद्देश्य। कोई भी कार्य हम जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हम कौशल सीख रहे हैं, इन सभी कौशल का जो उद्देश्य है वह है हमें भाषा का ज्ञान कराना, भाषा में प्रवीणता प्रदान कराना। अब जो हम पहला कौशल पढ़ रहे हैं श्रवण कौशल, तो यहाँ पर भी इसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। और इसका जो पहला उद्देश्य हम देख रहे हैं या बिंदु देख रहे हैं वह है भाषा को ग्रहण करना। यानी बालक जब बचपन में घर में सीखना शुरू करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, समझने लगता है, तो सबसे पहले वो अपने परिवार की जो बातें हैं, जो घर के लोग हैं बात कर रहे हैं, जो भाषा उपयोग कर रहे हैं, उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। उस समय तक उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो इसका मुख्य उद्देश्य हुआ वह भाषा को ग्रहण करना। अगला बिंदु जो हम इसमें देखेंगे वह है श्रवण के माध्यम से ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को समझना। यानी श्रवण के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनकर मेरी कही हुई बात को समझ रहे होंगे। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर, कि श्रवण के माध्यम से ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को समझना। यानी यहाँ पर वक्ता कौन हुआ? मैं वक्ता हूँ, और श्रोता कौन हुआ? श्रोता आप लोग हैं। यानी मेरी कही हुई बात को आप अच्छे से सुन रहे हैं और श्रवण कौशल का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो श्रवण कौशल का यही एक मुख्य उद्देश्य और भी है। और आगे अपन देखते हैं, इसके और कुछ उद्देश्य भी हो सकते हैं, और वो है कि ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना। यानी ध्वनि उच्च है, निम्न है, ध्वनियों के जो सूक्ष्म अंतर है उनकी भी हम पहचान यहाँ पर कर सकते हैं। अब है श्रवण कौशल का महत्व। यानी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उसे सीखते हैं, फिर उसका कोई ना कोई सीखने का एक उद्देश्य होता है, हम उसी एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिना किसी महत्व के हम किसी कार्य को नहीं करते। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम हमारे श्रवण कौशल को उच्च बनाना चाहते हैं, श्रवण कौशल में पारंगत होना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कौशल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का महत्व, इसका महत्व है, पहला जो बिंदु इसमें आएगा ध्वनियां। यानी ध्वनि के द्वारा हम किसी की कही हुई बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान का आधार क्या हुआ? ध्वनियां। यानी ध्वनि के द्वारा हमने किसी की बात को सुना और समझा। अगला जो इसमें बिंदु है वह है श्रवण अन्य कौशलों का आधार। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 4 कौशल हैं उनमें जो पहला श्रवण कौशल है वो अन्य कौशलों का आधार है। यानी ये पहला कौशल भी है, और ये कौशल अगर हमें ठीक प्रकार से सीख लेते हैं तो अन्य कौशल भी हम बहुत अच्छे तरह से सीख लेंगे। यानी हम सुनने के जो शिष्टाचार है उसका पालन करेंगे, सुनने के जो नियम है उनका पालन करेंगे, तो हम इस कौशल में पारंगत हो जाएंगे और अन्य कौशल तक बहुत अच्छी आसानी से पहुंच जाएंगे। इसमें जो अगला बिंदु आएगा वह है ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर की पहचान। यानी ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर होता है, हाँ और ना में, किसी शब्द के उच्चारण में, ध्वनियों में जो सूक्ष्म अंतर पाया जाता है उस अंतर की पहचान भी श्रवण कौशल के द्वारा ही होती है। कोई बात कहता है और उसकी बात के कहने में जो ध्वनियों शब्दों में जो अंतर होगा, शब्द को उच्चारित करने से जो ध्वनि निकलती है उसमें जो अंतर होगा, उसको हम सुनकर उस अंतर को समझेंगे और उस शब्द के मीनिंग को समझ पाएंगे या उस शब्द के अर्थ को समझ पाएंगे। इसमें अगला जो बिंदु आएगा वह है शिक्षक का आदर्श वाचन। यानी शिक्षक का आदर्श वाचन, शिक्षक जो बोलता है वह उसका आदर्श वाचन है, और छात्र क्लास में जो उसकी कही हुई बात का अनुकरण करते हैं वह अनुकरण वाचन में आते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक के आदर्श वाचन से मतलब है कि शिक्षक कक्षा में जो पढ़कर या बोलकर जो बात अपनी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, या पाठ को पढ़ता है, वह कहलाता है आदर्श वाचन, और छात्र उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इसमें और भी बिंदु हो सकते हैं जो मैंने इस स्लाइड में नहीं लिए हैं, लेकिन आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, और भी इसमें बिंदु बन सकते हैं। जैसे वाचन कौशल का विकास अलग से आप लिख सकते हैं, लेखन कौशल का विकास आप अलग से लिख सकते हैं, विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक, ये भी इसका एक पॉइंट हो सकता है।
भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, ये भी इसके महत्व में आ जाता है। और इस प्रकार से श्रवण कौशल के बहुत सा महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे श्रवण कौशल की विधियां, यानी श्रवण कौशल को हम किन किन विधि के माध्यम से हम उसमें प्रवीणता ला सकते हैं, किन किन माध्यम से हम श्रवण कौशल को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसकी जो विधियां हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन नाम से आपको पता चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं सहस्वर वाचन। इसका मतलब हुआ कि शिक्षण के द्वारा किए आदर्श वाचन और शिक्षा के किसी छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, बलाघात, गति आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षक को यह पता चलता रहता है कि छात्र छात्राओं का श्रवण कौशल किस दिशा में और कितना विकसित कर रहा है। सहस्वर वाचन, यहाँ पर सहस्वर वाचन में शिक्षक अपना आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है और छात्र उसको अनुकरण द्वारा अनुकरण वाचन प्रस्तुत करते हैं, और इससे अध्यापक को पता चल जाता है कि उसके जो छात्र हैं उचित यति, गति, बलाघात का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला जो इसमें विधि आएगी वह है भाषण। भाषण जैसा नाम से ही पता चल रहा है, भाषण बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषण श्रवण का विकास करने के लिए भी उत्तम साधन है। बालकों को पहले ही ये बता देना चाहिए कि भाषण की ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बाद में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हें सही प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सभी छात्र भाषण को ध्यान से सुनते हैं, और यहाँ पर उनको भाषण सुनने की जो एक कला है या कौशल है उसमें पारंगत वो हो जाते हैं और उसमें उनको एक सार्थकता मिल जाती है। अगली जो इसमें विधि आएगी वह है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर जो प्रश्नों की बात है, यह विधि जिसमें श्रवण कौशल के विकास का परीक्षण हो जाएगा। विकास के साथ साथ बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए, या यूं कहिए कि पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि से किया जाए। ऐसा करने से कक्षा में सभी छात्र शिक्षक को ध्यान से सुनते हैं और कक्षा में समाधान करते रहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के बाद जो अगली विधि आ रही है वह है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी शुद्ध लेखन। श्रुत लेखन शुद्ध लेखन के अभ्यास हेतु सशक्त और सार्थक विधि है। इस विधि का प्रयोग श्रवण कौशल के विकास के लिए करना भी उपयुक्त रहता है। श्रुत लेखन में विद्यार्थी को सुनकर लिखना पड़ता है, परंतु जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा वही समस्त सामग्री को शुद्ध रूप से लिख सकेगा। जो विद्यार्थी ध्यान से नहीं सुनेगा तो समस्त सामग्री को लिखने में सफल नहीं हो सकेगा। ध्यान से न सुनने के कारण लिखने में कुछ न कुछ अवश्य ही छूट जाएगा, यानी वो सुनने का जो शिष्टाचार है उसका पालन करेगा तो वो ढंग से अपनी बात को लिख पाएगा। इस प्रकार से श्रुत लेखन शुद्ध लेखन में उसको दक्षता हासिल हो सकती है। अगली जो विधि इसमें आएगी वह है कहानी सुनना। कहानी कहना और सुनना दोनों ही एक तरह की कला है। इसमें श्रवण कौशल के साथ साथ मौखिक कौशल का भी शिक्षण होता है। शिक्षक बालकों में बैठकर उनको सर्वप्रथम कहानी सुनाता है और बालक शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षक स्वयं कहानी सुनाने के बाद बालकों से कहता है कि उनमें से कोई न कोई बालक कहानी सुनाए। ऐसा करने से पता चल जाता है कि बालकों ने कहानी ध्यान से सुनी या उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। कहानी कहना श्रवण कौशल शिक्षण का सशक्त एवं प्रभावपूर्ण साधन है, क्योंकि छोटे बालक कहानी सुनने और कहानी सुनाने में बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि हम अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते हैं। हमको भी ये एक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने से छोटे बालकों को कहानी सुनाएं और कभी कभी हम उनसे कहें कि आप भी हमें कहानी सुनाइए। और इस तरह से एक विधि है श्रवण कौशल में दक्षता हासिल करने के लिए कहानी सुनना। अगली जो विधि इसमें आएगी वह है वाद विवाद। वाद विवाद नाम से ही पता चल रहा है श्रवण कौशल का विकास करने की दृष्टि से वाद विवाद लाभप्रद और सार्थक क्रिया है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस क्रिया में भाग लेते हैं उनको प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो प्रतिपक्षी वक्ता की बातों का उत्तर देने में सक्षम नहीं होता। वाद विवाद के समापन के बाद समस्त कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे श्रवण कौशल के विकास का परीक्षण भी हो जाएगा। आपने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होगी। वाद विवाद प्रतियोगिता में जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो उसके प्रतिभागी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक होता है उसमें पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष।
जब पक्ष का व्यक्ति बोल रहा होता है तो विपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सुनने का कौशल या श्रवण कौशल अच्छा है तो वो पक्ष के में बोलने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनता है और उसकी जो पॉइंट्स है उनको नोट कर लेता है। जब उसकी खुद की बारी आती है और विपक्ष का व्यक्ति बोलता है तो जो पक्ष वाले व्यक्ति ने अपनी बातें कही थी उनमें से कुछ पॉइंट्स वो लेता है और उन पॉइंट्स को वो उठाकर और अपनी बात को बहुत सबूत के साथ वो दूसरों के सामने बहुत ही दृढ़ता से अपने पक्ष को रख सकता है। अगली जो इसमें आएगी वह है रेडियो। रेडियो सुनकर और सुनने का जो शिष्टाचार है उसमें यह आ जाता है कि रेडियो के द्वारा भी बालक बहुत सी चीजें सुनता है और सुन सुनकर वो सीख सकता है। इससे अगली जो विधि है इसमें आएगी वह है वार्तालाप। वार्तालाप यानी आप अच्छी तरह से इसको देखकर या सुनकर भी समझ सकते हैं। वार्तालाप का मतलब क्या होता है कि एक तरह से बैठ करके और बातचीत आपस में करना, और वार्तालाप में भी यही होता है कि एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है। इस प्रकार से बोलने और सुनने दोनों के शिष्टाचार का हम पालन कर सकते हैं। अब जो आगे आएंगे वो है श्रवण कौशल के विकास के तत्व, यानी श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से भली प्रकार हो सकता है, इसकी विकास के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, श्रवण कौशल को हम किस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से इसमें दक्ष हो सकते हैं, इसके लिए इसके विकास के तत्वों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें श्रवण कौशल के विकास के तत्वों में जो मुख्य पहला बिंदु है वह आएगा कि वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनना। यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनि, यानी जो बोल रहा है, यानी मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो ये मेरे मुख से उच्चारित ध्वनि है। आप अगर इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो आप अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकेंगे। यानी वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनना श्रवण कौशल के विकास के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हम उसकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आगे आने वाले समय में हम उस बात को काम में भी ले सकते हैं। उन विचारों को हम आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वक्ता की बात जो है उसको ढंग से सुनना और फिर उसको सुनकर ही उसकी बात को समझना। अगला जो बिंदु इसमें आएगा वह है विषय का रुचिकर होना। आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है ये विषय आपके लिए रुचिकर होगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आपके आने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर में ये सहायक होगा, तो इसीलिए ये आपके लिए रुचिकर होगा। जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो आपके लिए रुचिकर नहीं है, जो आपको लगता है कि भविष्य में मेरे काम आने वाली नहीं है, उस बात को आप ठीक प्रकार से नहीं सुनते हैं। हम कोई भी किसी भी बात को तभी बहुत ध्यान से सुनते हैं जब हमारा उसमें कोई ना कोई स्वार्थ हो या हमें उसमें किसी न किसी प्रकार की रुचि हो। तो यहाँ पर विषय का रुचिकर होना भी बहुत जरूरी है। श्रवण कौशल के विकास के लिए जो दूसरा बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विषय का रुचिकर होना। विषय रुचिकर होगा तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा वक्ता की बात पर होगा और हम उस बात को बहुत ढंग से सुनेंगे और सुनने के शिष्टाचार का पालन करेंगे। अगला जो इसमें आएगा बिंदु वह है वक्ता की संप्रेषण शैली अगर उचित है तो विकास होता है। संप्रेषण शैली में यहाँ पर आ जाती है बात वक्ता की, यानी मैं जो बात अपनी कह रही हूँ, मेरी जो बात आप तक पहुँचा रही हूँ, अगर मैं ये बात स्पष्ट तौर पे आपके तक नहीं पहुँचा सकती हूँ तो आप उस बात को नहीं समझ सकेंगे, न आप उसमें रुचि लेंगे और आपके वो समझ में भी नहीं आएगी। मेरी जो संप्रेषण शैली है, मेरी जो अपनी बात आप तक पहुँचाने की शैली है, मेरी जो बात यहाँ पर आप तक कहने की बात जो तरीका है, अगर वह सही है और अगर वह प्रभावी है और अगर वह उचित है तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस तरह से श्रवण कौशल का विकास हो सकेगा आप लोगों का। वक्ता की संप्रेषण शैली अगर उचित नहीं है तो श्रोता का उसमें कोई रुचि नहीं होगी, श्रोता को वो बात समझ में नहीं आएगी और श्रोता उस बात को नहीं सुनेगा और न ही कोई अर्थ ग्रहण कर सकेगा। तो इस प्रकार से वक्ता की संप्रेषण शैली अगर उचित है तो विकास होता है। अगला बिंदु जो इसमें आएगा, कहानी, नाटक, बाल गीत, कविता आदि सुनने से विकास होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बचपन में जब बच्चा घर में होता है, जब उसे किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा
औपचारिक भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तब भी वह घर में थोड़े थोड़े शब्द सीखना शुरू करता है और वहीं से उसकी भाषा की जो यात्रा है शुरू होती है। यानी वो अपने से बड़ों से कहानी सुनता है, थोड़ी थोड़ी उनकी भाषा समझने लगता है और कहानियाँ सुनने लगता है। तो कहानी सुनकर उसको थोड़ा थोड़ा भाषा का ज्ञान होने लगता है। कहानी के बाद आता है नाटक। नाटक आप समझ सकते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में और बहुत जगहों पर हम नाटक का देखते भी हैं और नाटकों में भाग भी लेते हैं। हम खुद भी उसमें अभिनय करते हैं और इस तरह से नाटक के द्वारा भी इस श्रवण कौशल का विकास हो सकता है। तो कहानी, नाटक, बाल गीत आपने देखा होगा, बचपन में जब स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे या विद्यालय नहीं जाते हैं, उससे पहले ही उन्हें बहुत सी कविताएं या गीत सिखाए जाने लगते हैं और बच्चे अपनी माँ से लोरी सुनते हैं, खुद वो अपने गीत उनको गीत सिखाए जाते हैं और इस तरह से उनके बाल गीत उनको वहीं से सीखना उनका शुरू हो जाता है। तो कहानी, नाटक, बाल गीत और कविता, कविता भी इसमें आ जाती है। कविता और गीत उन्हें बचपन से ही सिखाए जाने लगते हैं और इस तरह से जब और बड़े होते हैं तो उनकी कविताओं का स्तर बढ़ता जाता है, उनके गीतों का जो स्तर है बढ़ता जाता है, भाषा वो और सीखते जाते हैं और इस तरह से उनकी भाषा और ज़्यादा प्रभावी होती जाती है। तो इस प्रकार से कहानी, नाटक, बाल गीत, कविता जो है उनसे उनको सुनने से उनके श्रवण कौशल का जो है विकास होता है और श्रवण कौशल के विकास में कहानी, नाटक, बाल गीत भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें जो अगला और अंतिम बिंदु आता है वह है वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है या जब हमसे बड़े कोई हमें बात कह रहे होते हैं या दो लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो वक्ता होता है, वक्ता यानी अपनी बात को कहने वाला, जो बात कह रहा है उसकी बात को सुनते समय जो वक्ता के वक्तव्य है, वक्तव्य यानी वो जो बात कह रहा है वह उसका वक्तव्य है, उस बात को अगर श्रोता ध्यान से सुने और अगर श्रोता का ध्यान उसकी बात पर हो तो वो ढंग से उस बात को समझ सकता है, उसके मन के भावों को समझ सकता है, उसके अर्थ को समझ सकता है और इस तरह से वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर रखकर श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के विकास में ये जो बिंदु थे, ये सभी बिंदु उनके विकास के महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इनसे उसके विकास को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब है श्रवण कौशल की बाधाएं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सभी काम कोई ये तो है नहीं कि बहुत अच्छे से होता जाता है, कोई ना कोई बाधाएं हमें हर जगह पर मिलती है। श्रवण कौशल को सीखने में भी कुछ, इस कौशल को विकसित करने में भी, इस कौशल में दक्ष होने में भी बहुत सी बाधाएं हैं और वो बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। जिसका पहला बिंदु है वह है वक्ता द्वारा तीव्र गति से बोलना। वक्ता द्वारा तीव्र गति से बोलना यानी अगर वक्ता बहुत तेज बोलता जाएगा तो जो श्रोता है वो उस बात को सुनकर समझ ही नहीं पाएगा। आप जब कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आपका अध्यापक बहुत तेज स्पीड से बोलता रहता है, तीव्र गति से बोलता रहता है, तो आवाज तो आपको सुनाई दे रही है, लेकिन जो शब्द बोल रहा है वो शब्द के अर्थ तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वक्ता द्वारा तीव्र गति से बोलना इसकी पहली बाधा है। वक्ता अगर धीमी गति से बोले या मध्यम गति से बोले जो छात्रों को समझ में आए, धीमी गति के समाचार की तरह नहीं, यानी वक्ता अपनी बात को मध्यम गति से बोले, जो छात्रों को समझ में आए उस गति से बोले, तो श्रवण कौशल में उनकी दक्षता हो सकती है। अगला बिंदु जो उसमें आएगा, अस्पष्ट व धीमी आवाज में बोलना। अस्पष्ट यानी उसका जो उच्चारण है वो सही ना हो, स्पष्ट ना हो, और धीमी आवाज यानी पूरी कक्षा में आवाज पहुंचे ही ना। अगर अध्यापक या बोलने वाले की आवाज धीमी होती है तो श्रोता के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। कई अध्यापक ऐसे होते हैं कि कक्षा में दो पंक्ति वाले बच्चे तो सुन सकते हैं, पीछे की पंक्ति वाले तो आपस में खेलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो अध्यापक की बात है वो इतनी धीमी आवाज में अध्यापक बात कर रहे हैं कि जो पीछे के बैठे हुए छात्र हैं, उनको वो सुनाई नहीं दे रहा और उन्हें वो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से अस्पष्ट व धीमी आवाज में बोलना भी श्रवण कौशल में बहुत बड़ी बाधा है। तीसरा जो बिंदु इसमें आएगा वह है आसपास का शोरगुल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आसपास में शोरगुल हो रहा है तो आप कितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करें, आप उस बात को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा
कि बहुत से लोग आजकल अपनी बात को अगर फ़ोन से सुन रहे हैं तो ईयरफोन आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आसपास का शोरगुल उन्हें पसंद नहीं आता और वो दूसरों को भी इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करते। तो आसपास का शोरगुल ना हो, शांत वातावरण हो, आसपास में वातावरण ऐसा हो कि जो वक्ता बोल रहा है श्रोता को सुनाई दे रहा है, तो श्रवण कौशल आसानी से उनका दक्षता से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आसपास में शोरगुल है तो श्रवण कौशल में बाधा उत्पन्न होती है। अगला जो बिंदु आएगा वह है श्रोता का ध्यान कहीं और होना या वक्तव्य पर न होना। यानी मैं आपको अभी बोल रही हूँ, आपने मेरा वीडियो ऑन कर रखा है, लेकिन आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, मेरे वक्तव्य को नहीं सुन रहे हैं और अपने आपके आसपास के वातावरण में आप ध्यान लगा रहे हैं, तो मेरी बात आपके कानों तक नहीं पहुंच रही होगी। आप श्रवण कौशल में कितने भी पारंगत हो, अगर आप मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मेरी कही हुई बात, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उसके अर्थ तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यानी श्रोता का ध्यान, श्रोता यहाँ पर कौन हो गया? जो सुन रहा है। तो श्रोता का ध्यान वक्तव्य पर होना चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं होना चाहिए। और अंतिम जो इसमें बाधा है, उसका जो बिंदु है वह है विषय का रुचिकर न होना। अगर मैं बहुत ऐसी बात बोलूं कि मैं बोलती जाऊं जो आपके विषय के न तो अनुकूल हो और न रुचिकर हो, तो आप भी मेरी बात को ज्यादा देर तक नहीं सुनेंगे। इसीलिए विषय का रुचिकर होना भी बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।